अध्याय 88 स्तब्ध कियान रैनेक्स्यू। चूबाई द्वारा डार्क डेमोनिक इविल गॉड टाइगर की स्पिरिट बोन को अवशोषित करने की प्रक्रिया बहुत ही सहज थी। केवल 3 घंटों के बाद चूबाई ने सफलतापूर्वक संलयन पूरा कर लिया। फिर बीबी डोंग और कियान दाओलियू की निगाहों के सामने उसने अपनी नई लाख साल पुरानी धड़ की हड्डी की 2 स्पिरिट क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ये 2 स्पिरिट क्षमताएं थीं, एक रक्षा के लिए और एक विस्फोट के लिए। रक्षात्मक स्पिरिट क्षमता को अंतहीन काला प्रकाश कहा जाता था, जबकि विस्फोट स्पिरिट क्षमता को अंधेरा राक्षसी आकाश भंजन कहा जाता था। जब अंतहीन काला प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो ये डार्क डेमोनिक इविल गॉड टाइगर की दुष्ट ऊर्जा को एक काले प्रकाश अवरोध में बदल सकता है, जो उसे और आसपास की इकाइयों को घेर लेता है। इसमें दूसरों की स्पिरिट शक्ति को भस्म करने की क्षमता होती है और इसमें अत्यंत भयानक रक्षात्मक क्षमताएं होती हैं। जहां तक डार्क डेमोनिक स्काई भंजन की बात है, ये चूबाई के पास वर्तमान में मौजूद सभी स्पिरिट बोन क्षमताओं में से एकमात्र सर्वोच्च आक्रमण स्पिरिट क्षमता है। जहां तक इसकी असली शक्ति का सवाल है, चूबाई ने अभी तक इसका प्रदर्शन नहीं किया। कियान दाओलियू भी खुद को रोक नहीं पाए और बोले, ये बच्चा वाकई थोड़ा ज्यादा ही दुर्जय है। इतनी कम उम्र में ही उसके पास पहले से ही स्तर 60 की आत्मिक शक्ति थी। हालांकि उसकी पंगु कुल्हाली आत्मा को अभी तक उसकी छठी आत्मिक अंगूठी नहीं मिली थी, फिर भी 4 काले और 1 लाल रंग की उसकी भयानक संरचना बाकी सबसे ऊपर उठने के लिए पर्याप्त थी। उसकी दूसरी मार्शल आत्मा के 3 लाख साल पुराने आत्मिक छल्लों की तो बात ही छोड़ दी जाए। इसके अलावा चूबाई के पास 3 आत्मिक अस्थियां भी थीं। बाहरी आत्मिक अस्थि पंख, जलते हुए पंख, अंधेरे महाराक्षसी दुष्ट देवता बाघ की 1 लाख साल पुरानी धड़ की हड्डी, जिसमें 2 महान क्षमताएं अनंत काली रोशनी और अंधेरे राक्षसी आकाश को चकनाचूर करने की क्षमता है, और उजाड़ प्राचीन जानवर की 1 लाख साल पुरानी भुजा की हड्डी, जिसमें 2 महान क्षमताएं उजाड़ पूर्ण पहचान और उजाड़ विस्फोट है। सिर्फ क्षमताओं के मामले में चूबाई पहले ही एक साधारण उपाधिधारी डूलो से कहीं आगे निकल चुका था। तुम पहले ही 60वें स्तर पर पहुंच गए हो, क्यों ना आगे बढ़कर अपनी पहली आत्मा में छठी आत्मा विलय जोड़ लो। हालांकि 1 लाख वर्षीय आत्मा जंतु दुर्लभ है, लेकिन उन्हें पाना असंभव नहीं है। कियान दाओलियू ने चूबाई की ओर देखा और कहा। इस बार बीबी डोंग भी कियान दाओलियू की बात से सहमत हो गई। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति 60वें स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन छठी आत्मा विलय के बिना उसे सच्चा आत्मा सम्राट नहीं माना जा सकता था। चूबाई सहमत हो गया, लेकिन वो केवल 1 लाख वर्षीय आत्मा जंतु की खोज में जो प्रकट हो सकता था, बस एक कोशिश करके देखो के भाव से गया। हालांकि गहन खोज के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। चूबाई ने कंधे उचका दिए। उसे 1 लाख वर्षीय आत्मा जंतु मिले या ना मिले, ये उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। जब तक वो अपनी डायरी लिखता रहेगा, तब तक 1 लाख वर्षीय आत्मा विलय प्राप्त करने की संभावना बनी रहेगी। लगता है इस यात्रा से कोई फसल नहीं हुई, कियान दाओलियू ने कहा। चूंकि ऐसा ही है, तो चलिए पहले स्पिरिट सिटी लौटते हैं। मैं आपके लिए 100,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट की तलाश में भी लोगों को भेजूंगी। जरूरी नहीं है कि वो स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में ही हो। डुलुओ महाद्वीप विशाल है, और वहां भी दूसरे 100,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट जरूर होंगे, जैसे सुदूर उत्तरी क्षेत्र में है। बीबी डोंग ने एक पल सोचा। वो जानती थी कि चूबाई को टाइटन जायंट एप और स्काई एज़्योर बुल पाइथन के स्पिरिट रिंग या स्पिरिट बोन नहीं चाहिए। चूबाई की डायरी से उसे कुछ कारण भी पता थे, इसीलिए उसने कियान दाओलियू को उन 2 महान स्पिरिट बीस्ट के स्थान के बारे में नहीं बताया। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया, फिर वो तीनों स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट से चले गए। अच्छा गुरु, पिछली बार क्लियर स्काई संप्रदाय में जाने के बाद क्या क्लियर स्काई संप्रदाय चुप रहा है? चूबाई को अचानक एक सनक हुई और पूछा। बीबी डोंग चौंक गई, फिर सिर हिलाकर बोली, सच में वो टांगहाउ इतना घमंडी हो गया है कि उसने हमारे स्पिरिट हॉल को चुनौती दी है। ऐसा लगता है कि क्लियर स्काई संप्रदाय की कार्यकुशलता अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। चूंकि ऐसा है, इसीलिए मैं एक बार फिर टाइटल डूलुओं को क्लियर स्काई संप्रदाय में जाकर दबाव डालने के लिए इकट्ठा करूंगी। बस मैं यही चाहती हूं कि टांगहाउ को ये अनुभव हो कि अपने संप्रदाय द्वारा त्याग दिए जाने पर, या यहाँ तक कि उसका संप्रदाय उसे ढूंढने के लिए सबको भेज दे, तो कैसा लगता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ टांगहाउ और टांगसान कोई समस्या नहीं पैदा कर पाएंगे। स्पिरिट सिटी वापस जाते हुए चूबाई ने अपनी डायरी लिखना जारी रखा। चूबाई की डायरी की सामग्री सामने आई। उसके बगल में खड़ी बीबी डोंग के भाव थोड़े बदल गए। चूबाई ने जो कहा वो गलत नहीं था।
वो 6 लाख वर्षीय काला महाराक्षसी बाघ पहले ही 1 लाख वर्षीय आत्मा जंतु से मुकाबला करने में सक्षम था। अंतिम 1 लाख वर्षीय काला महाराक्षसी बाघ की शक्ति निश्चित रूप से कई लाख वर्षों की साधना तक पहुंच गई थी। अगर वो वहां छिपा ना होता, देवता बनने का भ्रम, तो शायद वो स्टारडू महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होता। हालांकि बीबी डोंग की वर्तमान शक्ति 99 स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन राक्षस देव की दिव्य शक्ति का प्रयोग अपेक्षाकृत सूक्ष्म था। इसीलिए अगर वो चूबाई की रक्षा करते हुए अकेले उस महाराक्षसी बाघ का सामना करती, तो खतरे का स्तर निश्चित रूप से बढ़ जाता। इसी बीच स्वर्गडूब राहमहल में कियान रेनेक्सियो ने आश्चर्य से कहा, दादाजी, वो चूबाई को खोजने क्यों गए थे और चूबाई को आत्मा जंतुओं का शिकार करने में मदद भी करने क्यों गए थे? क्या दादाजी ने नहीं कहा था कि वो बाहरी मामलों में दखल नहीं देंगे? उन्होंने तो अपनी सबसे प्यारी पोती से भी झूठ बोला था। हालांकि डायरी में आगे जो एक अंश छपा उसने कियान रेनेक्सियो को वहीं जमाने पर मजबूर कर दिया। मुझे ठीक से पता है कि ये बूढ़ा आदमी क्या योजना बना रहा है। वो बस मेरी शक्ति का इस्तेमाल उस कियान रेनेक्सियो महिला की मदद करने और अपने देव फाउंडेशन की रक्षा करने के लिए करना चाहता है। कियान रेनेक्सियो, ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है? दादाजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व के रूप में एंजल फाउंडेशन की रक्षा के लिए आपकी जरूरत होगी और मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बीबी डोंग ने चूबाई की ओर देखा और मन ही मन सोचा, तो ज़ियाओबाई कियान दाओलियू के मन की बातें जानता है। चूंकि ऐसा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं वो क्या फैसला करता है। कियान दाओलियू 3 सुपर डूलों में से एक होने के नाते वाकई बहुत शक्तिशाली है। हालांकि उसका अंतिम भाग्य उतना अच्छा नहीं था। दुनिया में सभी बुराइयों का न्याय करने वाले एंजल गॉड के मार्गदर्शक के रूप में उसने न केवल इस दुनिया की बुराई को नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया, बल्कि स्पिरिट हॉल को बाद में कुछ घिनौने कृत्य करने की भी अनुमति दी। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये एक त्रासदी है। आकाश में अजय माने जाने वाले फिर भी अंत में दिव्य विरासत के मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान के कारण वो अपने जीवन काल में 100वें स्तर तक नहीं पहुंच सके। अंत में उन्होंने कियान रेनेक्सियो के दिव्य विरासत के लिए अपना बलिदान दे दिया। कितना दुखद। कियान रेनेक्सियो की सुनहरी आंखें शौक से चमक उठी। डायरी में लिखी बातें देखते हुए उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। वो काफी देर तक चुप रही और एक क्षण के बाद उसने अचानक डायरी जमीन पर फेंक दी। नहीं, ये असंभव है। देवता की विरासत पाने के लिए दादाजी के जीवन की आवश्यकता कैसी हो सकती है? कियान रेनेक्सियो की आवाज कांप उठी। उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बीबी डोंग ने धीरे से आह भरी, फिर मन ही मन कहा, यही उसकी नियति है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में जब ज़ुएर को ये खबर पता चलेगी तो वो कितनी दुखी होगी। अध्याय का अंत। अध्याय 89। क्या यही वो चिकन है जो तुमने ऑर्डर किया था? लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बकवास है। अगर ये कोई देवता है तो क्या हुआ? क्या किसी देवता को मनमाने ढंग से दूसरों की जान लेने का अधिकार है? मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या उस बूढ़े कियान दाओलियू का देवदूत भगवान का ब्रेन वॉश किया था। वो तो खुद की बलि देना भी एक गौरवशाली बात समझता है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये तथाकथित भगवान तो बस ढोंगी है जो दुनिया में जगह जगह अपने अनुयायी छोड़ गए हैं। पाखंडी, और उनकी ताकत इतनी भी नहीं है। देवदूत देवता को किसी टूटे हुए तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियार से हृदय में छेदा जा सकता है। क्या यही किसी देवता की ताकत है? हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कियान रेनेक्सियो वास्तव में बुद्धिहीन थी। लेकिन सच्चाई यह है कि एक देवत्व होने के नाते उसका भौतिक शरीर इतनी आसानी से टूट गया। तो मेरा अनुमान है कि असुर देवता और संहार देवता में भी ज्यादा क्षमता नहीं है। अगर वे एक ही पद के होते तो मैं उन्हें एक कुल्हाड़ी से चीरकर मार सकता था। ऐसे कमजोर तथाकथित देवत्व को किसी के प्राण मनमाने ढंग से छीनने का अधिकार कैसे हो सकता है? सिर्फ ये देवदूत देवता ही नहीं, बल्कि समुद्र देवता भी। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। डायरी पढ़ रही सभी महिलाएं चूबाई के साहसिक बयानों से स्तब्ध थी। उनकी धारणा में ईश्वर एक अछूत अस्तित्व था। बीबी डोंग को ही ले लीजिए, जो देवताओं को सबसे ज्यादा समझती थी। उसने राक्षस देवता की शक्तिशाली शक्ति को गहराई से महसूस किया था। एक देवता निश्चित रूप से उपाधि प्राप्त डोलुआ के विस्तार पर छा जाता है, लेकिन चूबाई की नज़र में इतनी शक्तिशाली शक्ति एक चींटी जितनी कमजोर लग रही थी जिसे जब चाहे कुचला जा सकता था। अगर स्याओबाई की शक्ति उपाधि प्राप्त डोलुआ तक पहुंच जाती है तो क्या उसके पास किसी देवता को चुनौती देने की योग्यता होगी? बीबी डोंग के मन में अचानक ये प्रश्न आया। एक पल सोचने के बाद बीबी डोंग को विश्वास हो गया कि ये पूरी तरह संभव है। हालांकि देवता शक्तिशाली थे, लेकिन वे अपराजय नहीं थे। जैसा कि चूबाई ने कहा था, देवता बनने के बाद भी कियान रेनेक्सियो का हृदय तांगसान द्वारा छेदा जा सकता था,
जो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त था कि देवता अपराजय नहीं थे। ये चूबाई अपने बयानों में काफी निर्भीक है, लेकिन वो जो कहता है वो गलत नहीं है। एक देवता को दूसरों के जीवन से वंचित करने का अधिकार क्यों होना चाहिए? श्रेक अकादमी में ल्यूअरलॉन्ग डायरी की सामग्री में पूरी तरह डूबी हुई थी, और जहां तक अपने बारे में पहले की शिकायतों का सवाल है, ल्यूअरलॉन्ग ने उन्हें चुपके से नोट कर लिया था। वो खुद इन बातों की पुष्टि करेगी। अगर यू शियाओगांग वाकई इतनी बेशरम बदमाश होती तो ल्यूअरलॉन्ग अपने आप को अंधी ही समझती। नहीं, ये नामुमकिन है, दादाजी नहीं मरेंगे। कियान रेनेक्सियो को अब ये भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर किसी और ने उसे ये खबर सुनाई होती तो वो यकीन नहीं करती, लेकिन अब चूबाई थी। इतने समय के बाद उसे चूबाई के भविष्य देखने की क्षमता पर पूरा यकीन हो गया था, इसलिए इससे वो डर गई थी। अगर मेरे भगवान बनने के लिए दादाजी की बलि देनी पड़ती है तो ये भगवान का पद इसके लायक नहीं है, कियान रेनेक्सियो ने दृढ़ता से कहा। इस दुनिया में उसके रिश्तेदार सिर्फ कियान डाओलियो और बीबी डोंग ही थे। बीबी डोंग के साथ गलतफहमी सुलझ जाने के बाद बीबी डोंग के साथ उसके रिश्ते भी धीरे धीरे सुधर रहे थे। वो इन दोनों में से किसी को भी खोना स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि मेरे दोस्त के यहाँ होने के बावजूद वो छोटा बदमाश इस बार बीबी डोंग को नहीं मार पाएगा और ना ही देवदूत देवता की स्थिति को नष्ट कर पाएगा। ये दो अलग अलग मामले हैं। मैं इन ऊंचे और शक्तिशाली देवताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चूंकि यही स्थिति है, मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा। ये तो बस एक प्रथम श्रेणी का देवता है। उपाधि प्राप्त डोलुआ की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर मेरे पास आत्मा डोलुआ जितनी भी शक्ति हो तो भी मुझमें तथाकथित देवत्व को मारने का पर्याप्त आत्मविश्वास है। तथाकथित देवत्व विरासत को नष्ट करना आसान काम है। ये हास्यास्पद नियम पुरानी देवत्व विरासत को तोड़कर और कियान रेनेक्सियो को एक बिल्कुल नया देवदूत देवता बनाकर तोड़ा जा सकता है। एक निम्न स्तरीय देवता जिसकी विरासत के लिए अभी भी एक जीवन का बलिदान देना पड़ता है, क्या ये मजाक है? कोई सोचेगा कि तुम्हें महान देवता पानगु की विरासत मिली है। जैसे ही डायरी इस बिंदु पर पहुंची, कियान रेनेक्सियो की आंखें अचानक चमक उठीं। हाँ, चूबाई के पास बहुत शक्तिशाली क्षमताएं हैं। अगर वो मदद करे तो शायद वो वास्तव में दादाजी की नियति मृत्यु को टाल सकता है। बस मैं उसे मदद के लिए कैसे मनाऊं? यह तथ्य कि हम इसकी डायरी देख सकते हैं अकथनीय लगता है, किसी नियम से बंधा हुआ है। लेकिन अगर मैं सूक्ष्म रूप से इसका सुझाव दूं तो कियान रेनेक्सियो सोचने लगी। हालांकि जब उसने चूबाई के कामुक रूप के बारे में सोचा तो कियान रेनेक्सियो अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार स्वर्णिम द्रव्य, नवे मुकदमे का सीधा प्रसारण, ये सब ज्ञान उसने चूबाई की डायरी से ही सीखा था। उस कमबख्त विकृत व्यक्ति की मदद मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। कियान रेनेक्सियो ने गालियां दी, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। वो जानती थी कि देवत्व कुल की समृद्धि के लिए दुनिया में एक नए देवत्व देवता का आगमन एक जरूरी कदम था। हालांकि देवत्व देवता की विरासत के लिए दादाजी की जान की जरूरत थी, जो वो स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए इस बंध चक्र को तोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति चूबाई ही लग रहा था। चूबाई की डायरी देखकर लगता है कि वो पहले से ही जू जूचिंग नाम की उस लड़की के साथ है। कियान रेनेक्सियो को अचानक कुछ अजीब सा ख्याल आया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जोर से अपना सिर हिलाया। कियान रेनेक्सियो, तुम क्या सोच रही हो? लेकिन वो बच्चहन चूबाई शायद मना नहीं करेगा, है ना? लेकिन मैं ये कैसे कहूँ? क्या मैं उसका पीछा करूँ? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन अगर चूबाई की मदद नहीं मिली तो दादाजी। उस दिन रात कियान रेनेक्सियो की रात भर नींद नहीं होने वाली थी। होस्ट ने शिकायत डायरी बनाना पूरा कर लिया है। पुरस्कार पा रहा है पंख जलाने वाले पंख विकास प्रगति 70%। सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार को सुनकर चूबाई काफी संतुष्ट था। पंख जलाने वाले पंख ने उसे उड़ने की क्षमता दी और उसे अत्यंत शक्तिशाली युद्ध शक्ति भी प्रदान की। इसलिए वो इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि पंख जलाने वाले पंख के विकसित रूप में किस तरह की शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। हाय कियान डाओलियो और वो बोस आईसी, ये सब दयनीय लोग हैं। बोस आईसी की बात करें तो मुझे मौका मिलने पर सी गॉड आइलैंड जरूर जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि सी गॉड आइलैंड का महापुरोहित सचमुच कितना अद्वितीय और मनमोहक है। चूबाई थोड़ा मुस्कुराया, फिर वो बीबी डोंग और कियान डाओलियो के साथ स्पिरिट सिटी वापस लौट गया। स्पिरिट सिटी लौटकर जब चूबाई अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि जू जूचिंग पहले से ही उसके कमरे में इंतजार कर रही थी, सूखी लकड़ी और भीषण आग जलने को तैयार। जैसे ही चूबाई कुछ बुरा करने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चूबाई और जू जूचिंग चौंक गए और दोनों वहां आ गए। इतनी रात को मुझे कौन ढूंढ रहा होगा? चूबाई हैरान था, जबकि जू जूचिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम किस बात पर हंस रही हो? बाहर खड़ी वो महिला तो नहीं जिसे तुमने मेरे लिए बुलाया था? चूबाई ने अपने बगल में मुस्कुराती जू जूचिंग को अजीब भाव से देखा। अध्याय का अंत।
अध्याय 90 तांग हाउ हाउ टियान संप्रदाय में लौटता है। झूझू खिंग ने चूबाई को घूरते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? बाहर जो उपहार हैं वे स्वाभाविक रूप से हम सब ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। अगर मैंने महामहिम परम पावन से अकेले में नहीं पूछा होता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। इसी क्षण दरवाज़ा खुला और निंग रोंग रोंग, डुगू यान और हु लीना अंदर आए। उनके बाद जीयू और यान भी अंदर आ गए। हा हा हा, संत, हमने तुम्हारे अकेलेपन में कोई खलल नहीं डाला है ना? जीयू ने हंसते हुए चूबाई के कंधे थपथपाते हुए कहा, अच्छा हुआ गुरु आज तुम्हें समय पर वापस ले आए, इसलिए तुम अपना जन्मदिन नहीं चूके। हु लीना भी आगे बढ़ी और बोली। चूबाई दंग रह गया। जन्मदिन? ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही था। जब वो डूलो महाद्वीप में स्थानांतरित हुआ और बीबी डोंग उसे वापस ले आई तो उन्होंने चूबाई से पहली मुलाकात के दिन को ही उसका जन्मदिन मान लिया। आखिरकार चूबाई के तो माता पिता ही नहीं थे। ये झूझू किंग ने समझाया, क्योंकि हम सभी को लगता था कि तुम्हारे बिना सोल मास्टर टूर्नामेंट इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता था। तो ये एक खास कंटेनर है जिसके लिए हमने सामग्री इकट्ठा की है और ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए चीज़ें रखने के लिए बनाया है। इसके अलावा इसमें 200 स्वतंत्र विशेष स्थान होने के कारण इसमें चीज़ें और जीवित चीज़ें दोनों रखी जा सकती हैं। निंग रोंग रोंग ने हंसते हुए कहा, आमतौर पर किसी ऐसे कंटेनर के लिए जिसमें चीज़ें रखने की इतनी बड़ी जगह हो, उसका अपना आयतन तो छोटा ही होगा। ये अंगूठी तुम्हारे लिए कई लोगों की तलाश के बाद बनाई गई है। जीवित चीजें रखने की प्रेरणा यान के दादा सीनियर डुगू से मिली। डुगू यान ने सिर हिलाया। दादाजी ने पहले आपको अपना 100 खजाने का पर्स देने की योजना की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। ठीक है, आज रात हम नशे में धुत होने तक घर नहीं जाएंगे। चूबाई भी बहुत खुश था और फिर सब लोग साथ साथ बाहर निकल गए। क्लियर स्काई सेक्ट में भेजी गई स्पिरिट मास्टर टीम पूरी तरह से खत्म हो गई। किसने किया? बीबी डोंग ने भौएं चढ़ाई। महामहिम सर्वोच्च पोप को रिपोर्ट करते हुए, ये बड़े हथौड़े चलाने वाले 2 लोगों ने किया। ये अधीनस्थ भाग्यशाली था कि बचकर वापस आ गया। महामहिम, कृपया मुझे सजा दें। बीबी डोंग के सामने एक घायल सैनिक घुटने टेककर बोला। बीबी डोंग थोड़ी मुस्कुराई। ये वही तांगहाओ और तांगसान है। उन्होंने मेरे स्पिरिट हॉल के लोगों को मारने की हिम्मत की। चूंकि ऐसा ही है, मैं आपके साथ फिर क्लियर स्काई सेक्ट जाऊंगी। चूबाई भी इसी समय पहुंच गया। उसने स्वाभाविक रूप से बीबी डोंग और सैनिक के बीच बातचीत सुनी। चूंकि तांगहाओ पहले ही क्लियर स्काई संप्रदाय के पास पहुंच चुका है, तो वो सीधे क्लियर स्काई संप्रदाय में क्यों नहीं जाता? इसके बजाय वो हमारे द्वारा पास भेजे गए आत्मा गुरुओं पर घात लगाता है। क्या इसका हो सकता है कि वो क्लियर स्काई संप्रदाय को अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए इस तरीके का उपयोग करना चाहता हो? चूबाई आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, गुरु, मैं आपके साथ क्लियर स्काई सेक्ट जाऊंगा। ये भी अच्छी बात है। मेरे यहाँ होने से तांगहाओ आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बीबी डोंग मान गई और इस बार बीबी डोंग किसी और डूलुओं को नहीं, सिर्फ उसे और चूबाई को लेकर आई। दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़े और क्लियर स्काई संप्रदाय का स्थान जानते हुए उन्होंने देर नहीं की। क्लियर स्काई सेक्ट पहाड़ों के बीच एकांत में स्थित है, जहां भूतल जटिल है और क्लियर स्काई सेक्ट के आसपास का क्षेत्र साल भर बर्फ और हिम से ढका रहता है, जिससे बचाव करना आसान और हमला करना मुश्किल हो जाता है। और इस क्षेत्र में निसंदेह एक विशाल जंगल है और क्लियर स्काई सेक्ट तक पहुंचने के लिए जंगल की परतों से होकर गुजरना पड़ता है। आगे क्लियर स्काई सेक्ट का स्थान है, बीबी डोंग ने कहा, साथ ही अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देते हुए, ताकि तांगहाओ के अचानक प्रकट होने से बचा जा सके। जल्दी सूचना। जल्दी ही बीबी डोंग और चूबाई एक जीर्ण शीर्ण छोटे पहाड़ी गांव के सामने प्रकट हुए। जैसे ही वे प्रकट हुए, बीबी डोंग ने अपनी भयानक आत्मिक शक्ति का दबाव छोड़ा, जिससे सूक्ष्म रूप से आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। आज का दिन अच्छा नहीं था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और बिजली निरंतर चमक रही थी। हालांकि अभी तक भारी बारिश नहीं हुई थी। इस कठोर मौसम और बीबी डोंग के भयानक दबाव ने मिलकर एक बेहद भयानक बाधा पैदा कर दी। कितना भयानक माहौल है, जल्दी से जाकर खबर दो। परछाई में किसी के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वो जल्दी से क्लियर स्काई सेक्ट के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। एक क्षण बाद तांगशियाओ की आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे क्लियर स्काई सेक्ट के कई बुजुर्ग प्रकट हुए। बीबी डोंग को दोबारा देखकर तांगशियाओ के चेहरे पर भी उदासी छा गई। सर्वोच्च धर्मगुरु ने मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय पर बार बार दबाव डाला है। क्या वे सचमुच सोचती हैं कि मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय को धमकाना आसान है? तांगशियाओ की धीमी आवाज सुनकर बीबी डोंग ने व्यंग किया। तांगशियाओ, तुम्हारे छोटे भाई तांगहाओ ने उस स्पिरिट मास्टर टीम को मार डाला जिसे मैंने तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट में भेजा था। आज मैं स्पष्टीकरण के लिए आई हूँ। यह फिर तांगहाओ है। 7वें बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। धिक्कार है,
वो पिछली बार भाग गया था और अभी भी बाहर मुसीबत खड़ी कर रहा है। मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। महामहिम, क्या इस मामले की अभी भी गहन जांच की जरूरत है? तांगहाओ के बारे में सुनकर तांगश्याओ के हावभाव थोड़े बदल गए और उसने धीमी आवाज में कहा, जरूरत नहीं है बड़े भाई। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी और आकाश में दो आकृतियां प्रकट हुईं, तांगहाओ और तांगसान। भाई हाओ! तांगहाओ को प्रकट होते देखकर तांगश्याओ चिल्लाया। उसे अपने छोटे भाई को दोबारा देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन इस समय उसके हावभाव थोड़े बदल गए, क्योंकि बीबी डोंग और क्लियर स्काई सेक्ट के बुजुर्ग दोनों ही तांगहाओ के प्रति केवल शत्रुता रखते थे। संप्रदाय के गद्दार तांगहाओ, तुम क्लियर स्काई संप्रदाय में फिर से प्रकट होने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे? दूसरे एल्डर ने डांटा। बुजुर्गों, तांगहाओ जानता है कि उसने संप्रदाय के साथ अन्याय किया है और स्वाभाविक रूप से संप्रदाय में वापस नहीं आएगा, लेकिन छोटा सान मेरा बच्चा है और उसने कोई गलती नहीं की है। उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि वो क्लियर स्काई संप्रदाय में ही रहे। इसे संप्रदाय को मेरा स्पष्टीकरण माना जा सकता है। तांगहाओ की आवाज़ धीमी थी, फिर भी हल्के से कांप रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी आंतरिक भावनाएं कितनी तीव्रता से उथल-पुथल कर रही थीं। पिताजी, तांगसान ने अपनी मुट्ठियां कस ली, उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी और इसने चूबाई की ओर देखा। चूबाई ने तांगसान की ओर देखा, वो उससे बात करने के लिए बहुत आलसी था। बुजुर्गों, मेरा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तांगहाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तांगसान ने गंभीर भौएं चढ़ाईं। ये बूढ़े लोग सचमुच मेरी मां का अपमान करने की हिम्मत करते हैं? वे पहले से ही मौत को दावत दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर स्काई सेक्ट कुछ खास है, बस जिद्दी भ्रष्ट बुजुर्गों का एक समूह है। वाह, सर्वोच्च पोप भी यहाँ है। मैं तुम्हें दबा दूंगा और तुम्हारे द्वारा पहले किए गए अपराधों के प्रायश्चित के रूप में तुम्हें सौंप दूंगा। तांगहाओ ने एक गहरी सांस ली और दुख और आक्रोश से कहा, आत्माहौल, क्या आत्माहौल? आत्माहौल, तुम मरने के लायक हो। इसके साथ ही इस अध्याय का अंत होता है। अध्याय 91, चौंकाने वाली लड़ाई। बीबी डोंग, मैं तांगहाओ अपने कर्मों का फल भोगूंगा। तुम पूरे क्लियर स्काई संप्रदाय को इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? तांगहाओ का क्रोध आसमान छू रहा था और इसी क्षण अचानक आसमान से बिजली गिरी। तांगहाओ की भयावह निगाहों का सामना करते हुए बीबी डोंग आगे बढ़ी और बोली, आज मैं अकेली आई हूं। मैं स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च पादरी नहीं हूं। मैं यहाँ केवल चूबाई की शिक्षिका के रूप में हूं। तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे आगे आकर स्पष्टीकरण मांगना होगा। आसमान में तांगसान के चेहरे पर भाव कठोर हो गए। इस समय उसे यू शियाओ गांग का ख्याल आया। वे दोनों शिक्षिकाई थीं, तो उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? अगर यू शियाओ गांग को ऐसा दृश्य देखने को मिलता तो शायद वो डर के मारे मर जाता। तुम्हारा शिष्य, उसने मेरे बेटे को घायल कर दिया और आयन को ले गया। मुझे सचमुच पछतावा है कि मैंने उसे सीधे नहीं मारा। रक्त के रंग की रोशनी चमक उठी और तांगहाओ ने क्लियर स्काई हैमर पकड़ लिया और एक अत्यंत शक्तिशाली किलिंग इंटेंट जारी किया। आज मुझे देखने दो कि किसकी शक्ति अधिक है, तुम्हारी या तुम्हारे गुरु की। तांगशियाओ और बाकी लोग बहुत घबरा गए। तांगहाओ सर्वोच्च धर्मगुरु पर फिर से प्रहार करने वाला था। क्या वो स्वर्ग की अवहेलना कर रहा था? तांगहाओ, तुम बहुत अहंकारी हो। तुम वास्तव में अभी भी सर्वोच्च धर्मगुरु पर हमला करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से क्लियर स्काई संप्रदाय को विनाशकारी प्रतिशोध मिलेगा? द्वितीय एल्डर अब खुद को नहीं रोक सका। उसके हाथ में क्लियर स्काई हैमर उभरती हुई काली रोशनी से चमक उठा और तांगहाओ की ओर प्रहार करने लगा। हालांकि तांगहाओ ने अपने वद्धदेव क्षेत्र को मुक्त कर दिया और एक भयावह हत्या का इरादा आगे बढ़ा, जिसने दूसरे बुजुर्ग के हमले को रोक दिया। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तांगहाओ जोर से हंसा। उसके हाथ में साफ आकाश का हथौड़ा एक भयानक रक्त रंजित रोशनी पैदा कर रहा था, जो बीबी डोंग की ओर इशारा कर रही थी। बीबी डोंग, मुझसे लड़ो। जैसे ही बीबी डोंग आगे बढ़ने वाली थी, उसने चूबाई को ये कहते सुना, मुझे करने दो गुरु। चूबाई, तुम? बीबी डोंग चौंक गई। ये तांगहाओ कोई सामान्य उपाधि प्राप्त डूलो नहीं था। उसकी विभिन्न तकनीकें उसे अत्यंत शक्तिशाली शक्ति प्रदान कर सकती थी, जिसे शायद चूबाई अभी तक संभाल नहीं पाया था। कोई बात नहीं, आज स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। चूबाई मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में युद्ध का इरादा उमड़ आया। उसके पंख जलाने वाले पंख फैल गए और उसकी आकृति आकाश में उड़ गई। उसके पैरों के नीचे 4 काले और 1 लाल रंग के भयानक स्पिरिट रिंग धीरे धीरे उभरे। पंगु कुल्हाड़ी ने भी उसी क्षण अराजकता प्रकाश को जगाया और उसके हाथ में आ गिरी। तांगहाओ, अब मुझे मारने की कोशिश करो। चूबाई की आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा भरा हुआ था। पंगु कुल्हाड़ी ने चूबाई की भावनाओं को भांप लिया और एक भिनभिनाही जैसी आवाज निकाली, जो अपनी गति में भयानक थी। तांगशियाओ और बाकी लोग चूबाई के पैरों के नीचे स्पिरिट रिंग को घूरते रहे।
क्या ये स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च संत के शिष्य की शक्ति है? उसने इतनी भयानक स्पिरिट रिंग कैसे प्राप्त की? चाहे उसने ये जैसे भी किया हो, उसकी शक्ति अभी तक केवल एक स्पिरिट पूर्वज के स्तर तक ही पहुंची है। उसने शायद अभी तक अपनी छठी स्पिरिट रिंग प्राप्त नहीं की है। अगर तांग हाओ सचमुच उसे मार देता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सातवें बुजुर्ग ने याद दिलाया, हमें भाई हाओ को रोकना होगा। अगर हमने आज सावधानी नहीं बरती तो इसका नतीजा स्पिरिट हॉल और क्लियर स्काई सेक्ट के बीच एक भीषण युद्ध हो सकता है। तांग श्याओ को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। तांग हाओ ने चूबाई को घूरा और व्यंग्य किया, सिर्फ तुम मौत की तलाश में। धमाका। अगले ही पल चूबाई पहले आगे बढ़ा और बंजर क्षेत्र और वध देव क्षेत्र दोनों को एक साथ मुक्त कर दिया। उसी समय आसपास के पेड़ अचानक मुरझा गए, उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई और बंजर क्षेत्र के माध्यम से चूबाई की अपनी शक्ति में पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। चूबाई के शरीर में संघनित हो गई। पांचवा स्पिरिट कौशल, विनाश का हस्त चिन्ह। चूबाई की अपनी केओस की ऊपर उठी, एक विशालकाय हस्त चिन्ह में संघनित हो गई, विनाश की शक्ति का उत्सर्जन करते हुए और तांग हाओ पर जोर से टकराई। 1,00,000 साल की स्पिरिट रिंग की शक्ति वाकई भयानक थी। और जिस क्षण चूबाई ने विनाश का हाथ छोड़ा, चूबाई ने अपने पंख जलाने वाले पंख फैला दिए और 100 मीटर आगे बढ़ गया। अराजक आभा उसके पूरे शरीर को ढक ली और उसने अपना चौथा स्पिरिट कौशल जारी किया। चौथा स्पिरिट कौशल, अराजकता स्वर्ग का उद्घाटन। पंगु कुल्हाड़ी ने आगे की ओर प्रहार करते हुए एक भयानक प्रकाश उत्पन्न किया। तांग हाओ ने अपनी शक्तिशाली आभा से अपने हाथ में क्लियर स्काई हैमर उठाया और उसे नीचे पटक दिया। पंगु कुल्हाड़ी और क्लियर स्काई हैमर अचानक टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ तांग हाओ का हाथ ठिठक गया। फिर क्लियर स्काई हैमर एक रक्त रंजित लौशनी उत्सर्जित करते हुए जोर से कांपने लगा। गड़गड़ाहट। एक गहरी गर्जना स्वर्गीय गड़गड़ाहट के विस्फोट के साथ तुरंत शक्तिशाली ऊर्जा के साथ फैल गई, जिससे नीचे के पेड़ धाराशाही हो गए। चूबाई बार बार पीछे हटता रहा, जबकि अराजक आभा फिर से घनीभूत हो गई। दूसरी आत्मक क्षमता, अराजकता शरीर रक्षा। इस समय पंगु कुल्हाड़ी ने पहली बार अपनी असली शक्ति प्रकट की। इसी क्षण पंगु कुल्हाड़ी ने इतिहास में पहली बार अपनी असली शक्ति प्रकट की। अराजकता आभा स्वर्ग और धरती पर छा गई और पंगु कुल्हाड़ी ने एक अत्यंत भयानक दबाव छोड़ा, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग जिनके पास क्लियर स्काई हैमर था नाटकीय रूप से बदल गए। ये कौन सी आत्मा है? इसने तो क्लियर स्काई हैमर को ही थरथरा दिया, द्वितीय वृद्ध ने विस्मय से कहा। उसी समय दोनों लोगों के आशीर्वाद से चूबाई की युद्ध शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसकी आकृति प्रतिबिंबों में बदल गई और हवा में लगातार तांग हाओ से टकरा रही थी। स्पिरिट हैमर पहद्दी क्षमता। तांग हाओ दहाड़ा और क्लियर स्काई हैमर आकाश से उतरा। ये देखकर अराजकता आभा ने उसे घेर लिया और पंगु कुल्हाड़ी की सबसे क्रूर पर शक्ति को प्रकट किया। प्रकाश की एक चौंकाने वाली किरण तुरंत निकली, जिसने क्लियर स्काई हैमर को कुछ दूरी पर जोरदार तरीके से उड़ा दिया। चूबाई ने अपने पूरे शरीर में उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया। उसका युद्ध का इरादा चरम पर उबल रहा था। अब वो छोटा स्पिरिट पूर्वज नहीं रहा जिसके पास तांग हाओ से लड़ने की जरा भी क्षमता नहीं थी। अब उसके पास 4,00,000 साल के स्पिरिट रिंग, 2,00,000 साल की स्पिरिट हड्डी, एक बाहरी स्पिरिट हड्डी, साथ ही शरीर की रक्षा के लिए कियोस आभा और किसी भी टूल स्पिरिट पर पंगु कुल्हाड़ी का पूर्ण दमन था। तांग हाओ के लिए भी उसे मारना बेहद मुश्किल था। तुम्हारे पास कुछ हुनर जरूर है, लेकिन तुम यहीं तक जा सकते हो। तांग हाओ ने फिर से हमला किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके क्लियर स्काई हैमर पर दरारें पड़ गई थी। धमाका। क्लियर स्काई अवतार आकाश से उतरा और रोलिंग प्रेशर छोड़ दिया। तांग हाओ के इतने शक्तिशाली प्रहार का सामना करते हुए चूबाई ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और पंगु कुल्हाड़ी एक प्रकाश पुंज में बदल गई जो बाहर की ओर फूट पड़ी। दोनों महान लोगों के आशीर्वाद से पंगु कुल्हाड़ी एक क्षणभंगुर लय की तरह थी, जिसने अंतरिक्ष को हिला दिया। अराजकता क्यू से प्रस्फुटित हुई और प्रहार किया। उसी समय चूबाई के शरीर के चारों ओर 3,00,000 साल के आत्मिक रिंग तुरंत खेल उठे। उसकी दूसरी युद्ध शक्ति विनाश थी। जैसे ही विनाश आया, उसकी असीम शक्ति घास के तिनके में बदल गई। सॉर्ड क्यू ने आकाश और धरती को चीर दिया और तलवार का एक ही प्रहार धरती को हिला देने वाला था। पंगु कुल्हाड़ी के पूर्ण बल प्रहार ने क्लियर स्काई अवतार को सीधे चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा प्रतिक्रिया के कारण तांग हाओ ने मुंह भर खून थूका, फिर अचानक प्रतिक्रिया दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो 9 पत्ती वाली तलवार घास से मारा गया। तलवार क्यू ने तांग हाओ की आत्मिक रक्षा की रक्षा को चीर दिया और स्वर्ग और धरती के बीच एक रक्त रंजित प्रकाश प्रकट हुआ। अगर तांग हाओ समय रहते नहीं बचता तो उसका एक हाथ कट सकता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके मांस और त्वचा का केवल एक ही हिस्सा मुश्किल से एक हाथ को जोड़ पा रहा था।